नमस्कार, सुप्रभात। पुनः स्वागत आप सभी का हिंदी के साहित्यिक मंच पर। आज हम एक ऐसे कवि से रूबरू होने जा रहे हैं जो नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। एक ऐसा कवि जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजार दिया। जीवन के हर एक क्षेत्र से उन्होंने अनुभव लिया और उस अनुभव को अपने साहित्य में उतार दिया। एक ऐसा कवि जिसने शिक्षण कार्य से लेकर पत्रकारिता तक हर एक क्षेत्र में कार्य किया। उनकी कविताओं में देखा जाए तो जो वाक्य होते हैं वे लंबे होते हैं, मराठी संरचना से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि मनुष्य को रचनात्मक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यहाँ जो कविता ली गई है, सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल से संकलित की गई है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को आकार दिया है, उन्हीं अनुभवों से निष्कर्ष निकाला है और नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया है, जीवन मूल्य देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है इस कविता के माध्यम से कि हमें जीवन को सुख दुख से ऊपर उठकर जीना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने रिश्तों का महत्व समझाने का कार्य भी किया है। बताया है कवि ने कि आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, वहां पर आप अपने स्तर पर संघर्ष करें, लेकिन वहां पर भी आपको प्रेम का सहारा होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सहर्ष बिता सकते हैं। तो सहर्ष अर्थात कवि यहाँ पर सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। तो आज हम पढ़ते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा है और कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो नई कविता के हस्ताक्षर माने जाते हैं, अगुआ कवियों में माने जाते हैं। कवि ने यहाँ पर शुरुआत की है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है। मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए कवि कहता है यहाँ पर कि मेरी जिंदगी में जो भी है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, अर्थात संकलित भाव से मेरे जीवन में, मेरे पास, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वह सहर्ष स्वीकारा है। मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं उसे पूरी तरह से प्रसन्नता के साथ अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हैं, जिस तरह का जीवन मेरे पास है, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। कवि संबोधित करते हुए कहता है अपने प्रिय पात्र को कि मेरे पास जो कुछ भी है मुझे सहर्ष इसीलिए स्वीकार है क्योंकि वह सब कुछ तुम्हें प्यारा लगता है, उस सब कुछ से तुम्हें प्रेम है, तुम्हें प्यार है, और इसीलिए वह सब कुछ मुझे सहर्ष स्वीकार है। अपने प्रिय पात्र को संबोधित करते हुए वह हर जो वस्तु उसके पास है उससे प्यार होने का जो आधार है वह अपने प्रिय को देता है कि उसके प्रिय को वह सब प्यारा है, इसलिए वह सब कवि को सहर्ष स्वीकार है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली गरीबी कवि बताता है, यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताता है कविता के माध्यम से कि उसके पास गरीबी है, लेकिन वह गर्बीली है, उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। गरीबी की वजह से वह परेशान नहीं है, वह दुखी नहीं है, बल्कि वह अपनी गरीबी से प्यार करता है, अपनी गरीबी पर गर्व करता है, क्योंकि गरीबी से ही उससे अपने जीवन में गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं।
वही अनुभव उसके साहित्य का आधार बने हैं। वह अपनी गरीबी से हर एक क्षेत्र के अंतर्गत जो अनुभव हैं उन्हें प्राप्त कर पाया है, जीवन के अनुभव प्राप्त कर पाया है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपने साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाया है। यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। यह विचार वैभव, जो भी कवि के पास विचारों रूपी दौलत है, और उन विचारों रूपी दौलत से उसके व्यक्तित्व में जो दृढ़ता आई है, जो मजबूती आई है, और उसके अंदर, उसके मन के अंदर जो वैचारिक प्रवाह है, भीतर की सरिता, यहाँ लाक्षणिकता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि उसके उन्हीं विचारों रूपी दौलत से जो उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में जो मजबूती आई है, उसके हृदय में जो विचारों की श्रृंखला लगातार जारी रहती है, जो वैचारिक प्रवाह लगातार जारी रहता है, वह सब अभिनव है, विशेष रूप से नया है। कहीं से उसने उसे लिया नहीं है, बल्कि उसे महसूस किया है, और महसूस करने के आधार पर वह वैचारिक दौलत उसके पास बिल्कुल नई बन करके उपस्थित हुई है, और वह बिल्कुल उसके मौलिक है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति के विचारों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वह वैचारिक दौलत वह उसकी केवल अपनी है, केवल उसके विचारों का उस पर प्रभाव है, जिसकी वजह से वह केवल उसकी अपनी दौलत बनकर रह गई है। तो वह कवि उन्हें बिल्कुल मौलिक होने की संज्ञा दे देता है। तो यहाँ पर गरीबी की वजह से उसके अंदर विचारों रूपी दौलत पैदा हुई है, और उस विचारों रूपी दौलत से उसके व्यक्तित्व में मजबूती आई है, और उसके अंदर विचारों की श्रृंखला पैदा हुई है, वैचारिक प्रवाह पैदा हुआ, जो केवल उसी के अपनी दौलत है, जो बिल्कुल मौलिक है, जो कि बिल्कुल नई है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्यों है यह वैचारिक संग्रह कवि के पास, कहाँ से आया है, कि उसके बारे में बताते हुए कवि कहता है कि जो भी पल पल, हर भी आते हुए पल, हर जाते हुए पल में, सोते जागते उसका जो भी कुछ वह अनुभव करता है, वह कवि के जो प्रिय पात्र है, उसी की संवेदना का असर है, उसी की संवेदना का प्रभाव है, जिसकी वजह से वह उस निरंतर उसके बारे में सोचता रहता है, उसे प्राप्त करता रहता है। उसी के प्रिय पात्र की वजह से वह सब कुछ आज तक प्राप्त कर पाया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि अपने रिश्ते को नाम नहीं दे पाता है। कवि का अपने प्रिय पात्र के साथ कौन सा रिश्ता है, उसे वह किसी भी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए वह उसके बारे में अनजान बनते हुए, उसके बारे में एक निर्णय ना निकाल पाने के वजह से उसके बारे में बात करता है कि न जाने तुम्हारे और मेरे बीच में कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है। जितना भी मैं तुमसे मुक्त होने की कोशिश करता हूँ, उतना ही हमारा संबंध मजबूत होता चला जाता है। तो जितना भी मैं तुम्हारे प्यार को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारा प्यार और भी गहरा होता चला जाता है, उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अर्थात जिसे मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ, वह उतना ही गहरा होता चला जाता है। कवि यहाँ पर हैरान है और प्रश्न करता है, क्या मेरे दिल में कोई झरना बह रहा है, मीठे पानी का स्रोत बह रहा है? क्या मेरे मन में तुम्हारे प्रेम का झरना बहता है, तुम्हारे प्रेम का जो स्रोत है, क्या मेरे मन में पैदा हो गया है? भीतर वह मीठे पानी का प्रवाह है, और सामने तुम हो, और ऐसा लग रहा है मानो जिस तरह से चांद धरती पर चमकता हुआ उसे निरंतर प्रकाशित करता है, उसी तरह से तुम मेरे सामने, मेरे ऊपर, तुम्हारा चेहरा
लगातार खिलता रहता है और मुझे प्रसन्नता देता है। जिस तरह से धरती को चांद से प्रकाश मिलता है, उसी तरह से मुझे भी तुम्हारे चेहरे से प्रसन्नता मिलती है, मुझे भी खुशियां मिलती हैं। तो यहाँ कवि ने अपने रिश्ते को कोई नाम न दे पाने की जो असमंजस है उसके बारे में बात की है। वह कहता है कि नहीं जाने कौन सा रिश्ता है, जितना भी मैं तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे प्रेम को कम करने की कोशिश करता हूँ, वह और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। और इसीलिए कवि कहता है कि नहीं, क्या मेरे दिल के अंदर कोई तुम्हारे मीठे पानी का झरना बह रहा है? क्या तुम्हारे मीठे प्रेम का, तुम्हारे पानी मीठे जो प्रेम है, जो उसी का मीठे पानी रूपी स्रोत मेरे अंदर बह रहा है? भीतर वह पानी बह रहा है, प्रेम बह रहा है, और सामने तुम दिखाई देते हो। और ऐसा लगता है जिस तरह से चांद धरती को निरंतर प्रकाशित करता रहता है, उसी तरह से तुम भी मुझे लगातार खुशियां देते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। और कवि यहाँ चांद के साथ तुलना करता है, अपने प्रेमी की, अपने प्रिय पात्र की तुलना करते हुए यहाँ उससे मिलने वाली खुशियों के जिक्र भी करता है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। और मीठे पानी का सोता यहाँ पर रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। और दिल में क्या झरना है, यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग भी किया गया है और साथ में उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलो मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहा लूं मैं। बिंब बनता है यहाँ पर। कवि यहाँ पर संबोधित करता है अपने प्रिय पात्र को और कहता है कि मुझे तुम ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें भूल करके उसी तरह से अंधकार में लिप्त हो जाना चाहता हूँ, विलीन हो जाना चाहता हूँ। जैसे दक्षिण ध्रुवों पर अमावस्या की रात को जो अंधकार होता है, वो जितना गहरा अंधकार होता है, उससे उतने ही गहरे अंधकार में मैं तुम्हारे बिना चले जाना चाहता हूँ। और उसी अंधकार को मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में पा लेना चाहता हूँ। मैं उसी में पूरी तरह से विलीन हो जाना चाहता हूँ, मुझसे संघर्ष करना चाहता हूँ, मैं उसमें सराबोर हो जाना चाहता हूँ। तुम्हारे न होने से जो अंधकार रूपी निराशा मेरे अंदर आएगी, मैं उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। संबोधित करता है यहाँ पर कवि अपने प्रिय पात्र को, और उससे अलग हो जाना चाहता है। अलग हो करके वह अपने आप को निराशा में पूरी तरह से विलीन कर देना चाहता है। और उसी निराशा को वह दक्षिण ध्रुवों पर अमावस्या के दौरान जो अंधकार होता है उसके साथ तुलना करता है, और उसमें पूरी तरह से शरीर में, हृदय पर, अपने चेहरे पर पूरी तरह से उसे अपने अंदर अति व्याप्त कर लेना चाहता है, पूरी व्याप्ति चाहता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह खो जाना चाहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंधकार अमावस्या, यहाँ ये दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, तो आप देखेंगे विशेषण का प्रयोग है, विशेषण विशेष है। अमावस्या के लिए कितने आए हैं यहाँ पर विशेषण? दक्षिण ध्रुवीय अंधकार, ये उसके लिए विशेषण बनकर आते हैं। और यहाँ पर कवि ने अपने आप को अपने प्रिय पात्र से अलग कर होने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसकी ओर संकेत भी कर दिया है। संबोधन शैली है, लाक्षणिकता है, बिंब बनता है, यहाँ पर दृश्य बिंब बनता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अब कारण बताता है कि वह क्यों अलग होना चाहता है, अपने प्रिय पात्र से मुक्ति क्यों चाहता है, और वह क्यों निराशा के गर्त में अपने आप को डुबो देना चाहता है। एकदम से अलग तरह की यह अभिव्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आसपास अपने प्रिय पात्रों की उपस्थिति चाहता है, अपने आसपास खुशियां देखना चाहता है, उम्मीदें चाहता है। लेकिन यहाँ पर कवि अपने प्रिय पात्र से ही मुक्ति चाहता है, अपने आसपास निराशा का अंधकार फैला देना चाहता है,
खुशियां नहीं चाहता है। और ये कहता है कि यहाँ पर कारण बताते हुए कि वह क्यों मुक्ति चाहता है, वो कहता है कि तुमसे ही परिवेष्टित परिवेष्टित घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे संबल से चारों तरफ से घिरा हुआ और पूरी तरह से ढका हुआ यह मनमोहक उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता है। अब मैं इससे अलग हो जाना चाहता हूँ, अब मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो यह कारण बताते हुए कवि ने उससे अलग होने का जो आधार है वह स्पष्ट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग कवि करता है। परिवेष्टित, आच्छादित, ये सारी तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। संबोधन शैली का प्रयोग है। खड़ी बोली में कवि ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। अब कारण बताते हुए क्या कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटा पड़ाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि बताता है कारण, कहता है कि तुम्हारे ममतामय व्यवहार, ममता रूपी बादलों की जो कोमलता है वह मेरे हृदय को पीड़ा देती है। भीतर भीतर यानी हृदय, वह मेरे हृदय को पीड़ा देती है। तुम्हारा ममतामय व्यवहार मुझसे अब सहन नहीं होता है, तुम्हारे कोमलता भरा व्यवहार मुझसे अब सहन नहीं होता है। और तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण मेरी जो आत्मा है वह कमजोर हो गई है, क्षमताहीन हो गई है, असमर्थ हो गई है, निशक्त हो गई है, अशक्त हो गई है। मेरी आत्मा अब आने वाले भविष्य को देख करके, सोच करके छटपटाने लगती है, भयभीत हो जाती है। भवितव्यता, आने वाला समय, आने वाला समय किस तरह का होगा, मैं कैसे उसका मुकाबला कर पाऊंगा, कैसे उसका सामना कर पाऊंगा, यह सोचकर अब मैं मन ही मन भयभीत हो जाता हूँ, डरने लग जाता हूँ। क्योंकि अब मेरी आत्मा तुम्हारे ममतामय व्यवहार की वजह से और भी ज्यादा कमजोर और अशक्त हो गई है, क्षमताहीन हो गई है। क्योंकि तुम्हारी निरंतर हर परिस्थिति में मुझे बहलाने वाली और उससे उबरने के लिए सहलाने का जो कार्य करती है, ऐसा अपनापन भरा व्यवहार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है। एकदम से विरोधाभास की स्थिति में कवि यहाँ पर अपने जो वचन है, जो शब्द हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारा ममतामय व्यवहार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, तुम्हारा हर परिस्थिति में मुझे उबारने के लिए बहलाना और सहलाना मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारा अपनापन भरा व्यवहार अब मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। यहाँ बिंब बनते हैं, ममता के बादल यहाँ बिंब बनते हैं। भीतर यहाँ ये आंचलिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कमजोर ये उर्दू शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। और कवि ने बिंब बनाते हुए अपने प्रिय पात्र के जो अपनापन भरा व्यवहार है उससे मुक्ति पाने के प्रयास किया है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे के गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब ये कैसा हो जाना चाहता है वो बताता है कि तुम, कवि संबोधित करते हुए कहता है अपने प्रिय पात्र को कि मैं, तुम मुझे सचमुच ही ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरों में खो जाऊं। पाताल की जो कल्पना की जाती है कि वहां पर गहन अंधकार होगा, गुफाएं होंगी, बिल होंगे, तो उन बिंबों को साक्षात यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि मैं पाताली अंधेरों में खो जाऊं। और वहां पर जो गुफाओं में भी जो बिल होता है, बिल के अंदर भी जो धुएं के बादल घूमते रहते हैं, धुआं के बादल फैले रहते हैं, मैं वहां बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ, विलुप्त हो जाना चाहता हूँ, मैं खो जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर से कवि उसी स्थिति में आ जाता है जहां से उसने कविता को आरंभ किया था।
कहता है कि लापता अगर मैं वहां हो जाता हूं तो भी जिंदा रहने के लिए मुझे तुम्हारा ही सहारा लेना पड़ेगा, तो भी तुम्हारा ही सहारा होगा जिससे मैं वहां पर जिंदा रह पाऊंगा। एकदम से विरोधाभास हो जाता है, पलट जाता है यहाँ पर एकदम से कवि। और ऐसा लगता है कि जैसे उलझनों में लगातार फंसते हुए फिर से उसी सहारे की कामना वो कर रहा है। तो यहाँ पर कवि अपने प्रिय पात्र को संबोधित करते हुए अपने आप को बिल्कुल ही खो जाने वाली स्थिति में वह उसे दंड देने की कामना करता है, लेकिन फिर अंत में वह कह देता कि वहां भी अगर जिंदा रहूंगा तो मैं तुम्हारे ही सहारे पर रहूंगा, वहां तुम्हारा ही सहारा होगा जिससे कि मैं वहां जीवित रह पाऊंगा। यहाँ पूरी तरह बिंबों का प्रयोग किया गया है, दृश्य बिंब यहाँ पर बनते हैं। और इसके अलावा संबोधित करते हुए कवि अपने प्रिय पात्र के द्वारा सजा की कामना करता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है सभी, वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर अब कवि उस कामना के बाद जब वापस अपने प्रिय पात्र को ही अपने पास पाना चाहता है तो उसके बारे में बताता है कि जो कुछ भी मेरा है, यानी जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, या जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता हुआ लगता है, या जो कुछ भी मुझे प्राप्त होना संभव है, सब तुम्हारे ही कारणों से, तुम्हारे ही वजह से जो कार्य संभव हुए हैं उन्हीं का परिणाम है। तुम्हारे ही जो कार्य थे उन्हीं से प्राप्ति है, उन्हीं का वैभव है, उन्हीं की धन दौलत है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त है या प्राप्त होना संभव है या प्राप्त होता हुआ सा लग रहा है, वो सब तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है, जिसकी वजह से मैं आज उन सब को प्राप्त कर पाया हूँ। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, मुझे सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है, उन सब से तुम्हें प्रेम है, इसलिए मुझे वह सब कुछ सहर्ष स्वीकार है। तो यहाँ पर एकदम से हम विरोधाभास की स्थिति का सामना करते हुए उसी स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति से कवि ने अपनी कविता को आरंभ किया था। तो यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय पात्र को संबोधित करते हुए एक तरह से जो कुछ भी उसके पास है उससे फिर से स्वीकार करने की जिज्ञासा व्यक्त की है, और इसके साथ साथ जिससे वह अलग होना चाहता था, जिससे वह मुक्ति चाहता था, उसे फिर से वह अपने पास देखना चाहता है, उसको फिर से वह अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता है। यहाँ पर भी खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, लाक्षणिकता है, बिंबों का प्रयोग है, इसके साथ साथ संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा। और यहाँ कवि ने अपने प्रिय पात्र को संबोधित करते हुए पुनः उसके जो सानिध्य है उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग तो है ही, उर्दू शब्दावली वैभव, जिंदगी, जिंदगी उर्दू शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ जो जैसे कि हमने शुरुआत में ही हिस्से के बारे में बात की थी कि जो मुक्तिबोध थे उन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्षों का सामना किया, लेकिन जो साहित्य उन्होंने हमें दिया वो साहित्य में इतना रचनात्मक संसार है, इतनी ऊर्जा है, इतने फैंटेसी है, इतनी कल्पना है कि बेशक वह जटिल हो गई है, एक आम आदमी को थोड़ा समझने में वहां पर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे मिलने वाला जो प्राप्य है वह है हमारे लिए संजोने लायक है। अर्थात हम उसको अपने जीवन में लेकर के उनसे निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते हुए जीवन का सामना, अर्थात आने वाली मुसीबतों का सामना करने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। तो ये उनके मुक्तिबोध स्मारक वहां पर बनाया गया है, जिसको हम त्रिवेणी संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। और ये उनका जो निजी जीवन है उनसे प्राप्त एक चित्र है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं।
और ये अभी जो मैंने आपके सामने पेश किया है, इसमें चित्रों के माध्यम से आपके सामने इस कविता को प्रस्तुत किया। अगर आप इसको शब्दों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हो, frontlinehindy4ever.blogspot.com।